जब निर्भया हुआ था तो हम लोग जिस तरह से इसको देख रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के तौर पे, या ये कि जल्दी से कार्रवाई नहीं हो रही है, जल्दी से न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे ये लगता है कि इसको अब हम लोगों को अपने नज़रिए को थोड़ा वसी करना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन के साथ क्राइम ना हो, लड़कियाँ महफूज रहें सड़कों पर भी, घरों में भी, हर जगह। लेकिन ये हो नहीं सकता कि बाकी समाज में धुआंधार क्राइम होता रहे और सिर्फ ख़वातीन महफूज हो जाए। और क्रिमिनल्स में ये एहसास बढ़ा है कि वो कुछ भी करके गुजर जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसने ये बात पैदा की है उनके जहन में कि वो कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं और वो महफूज हैं, कानून उनको नहीं पकड़ेगा। उस वजह से इस देश में न सिर्फ ये कि लड़कियां महफूज नहीं हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, बुज़ुर्ग औरतें महफूज नहीं हैं, बल्कि मर्द भी महफूज नहीं हैं, बच्चे भी महफूज नहीं हैं, बुज़ुर्ग मर्द भी महफूज नहीं हैं। ऐसा नहीं है। रेपिस्ट होता है। जब हौसले खुल जाते हैं तो फिर वो ये नहीं देखता है कि वो उसके सामने जो शिकार है उसकी पहचान क्या है, और समाज में यही हो रहा है। में बहुत सारी ऐसे खित्ते हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ दूसरी तरह के निज़ाम हैं, और वहाँ कभी इलेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ कानून का निज़ाम है और कानून की बालादस्ती है, इस वजह से वहाँ जराइम ने इस तरह के नहीं होते हैं, और जराइम करने वालों को ये पता होता है कि कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो जुल्म का निज़ाम और नाइंसाफ़ी का निज़ाम कहीं नहीं चल सकता। आप कितना भी उसको हर 5 साल में इलेक्शन से ढक लें, कितना भी ये कहें कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन ये खोखली डेमोक्रेसी है। हमने ये 3 तलाक़ वाले मामले में भी ये देखा था कि मुसलमान औरतों का सहारा लेकर के मुसलमान मर्दों के साथ जिस तरह का कानून लाया गया था। हालांकि हम चाहते थे 3 तलाक़ ख़त्म हो, और ये अच्छी बात है कि वो एक गलत चीज़ थी, बिदअत थी, वो ख़त्म हुई। बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन लगातार आप ये देखिए कि हिंदू लड़कियों के लिए जिस तरह की तंबियाँ लगाई जा रही हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को रोका जा रहा है, तो और रेप को एक पॉलिटिकल टूल की तरह बदला लेने के लिए, एक ख़ास ज़ात से या ख़ास मज़हब से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। कठुआ का हो, चाहे वो कहीं और का हो, चाहे दलित लड़कियों का रेप हो, ये लगातार रिसर्च है वो ये कहती है कि बाकी जो कुछ देखा जाता है, सर्च किया जाता है गूगल पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, उन सब को मिला लिया जाए तो भी उससे ज़्यादा पोर्न सर्च किया जाता है। और ये जो एक अनलिमिटेड गंदगी हर एक के जहन में उंडेली जा रही है, उसका भी एक असर है कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, जो कभी जिनकी तरबियत नहीं हुई, अच्छा बुरा नहीं जानते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो जो देख रहे हैं वो किस तरह का जहर है जो उनके जहन में डाला गया है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुज़ार हूं और आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी ख़बरों को देख रहे हैं और उसको पसंद भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात की आज उसी कड़ी में मेरे साथ फिर एक बार मौजूद हैं शीबा असलम फ़हमी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुस्लिम इशूज़ को उठाती रही हैं और मुस्लिम ख़वातीन की जो ज़रूरतें हैं या जो उनको समाजी तौर पर परेशानियां हैं उनको भी जो है उजागर करती रही हैं। सबसे पहले तो आज मैं शीबा जी यही जानना चाहूँगा, और आज के जो हालात हैं, अभी राबिया सैफ़ी का जैसे मामला हुआ, उसके बाद में फिर एक और 13 साल की लड़की का दिल्ली से ही रेप का वाक़या सामने आता है, फिर बॉम्बे में अभी हाल ही में फिर एक दूसरी निर्भया का वाक़या सामने आता है। सरकारें क्या कर रही हैं इसमें और ये किस तरफ जा रहा है देश और समाज? बहुत शुक्रिया इस मौजू पर मुझे लाने के लिए। बाजी साहब, ये बात जब निर्भया हुआ था तो हम लोग जिस तरह से इसको देख रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के तौर पे, या ये कि जल्दी से कार्रवाई नहीं हो रही है, जल्दी से न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे ये लगता है कि इसको अब हम लोगों को अपने नज़रिए को थोड़ा वसी करना पड़ेगा। और इसमें जो जुर्म, जराइम, अपराध का जो सवाल है उसको सिर्फ ख़वातीन तक महदूद करके नहीं देख सकते। दरअसल बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन के साथ क्राइम ना हो, लड़कियां महफूज रहें सड़कों पर भी, घरों में भी, हर जगह। लेकिन ये हो नहीं सकता कि बाकी समाज में धुआंधार क्राइम होता रहे और सिर्फ ख़वातीन महफूज हो जाएं। ऐसे नहीं हो सकता।
तो जिस तरह से ओवरऑल क्राइम बढ़ा है, क्राइम का कल्चर बढ़ा है और क्रिमिनल्स में ये एहसास बढ़ा है कि वो कुछ भी करके गुजर जाएंगे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसने ये बात पैदा की है उनके जहन में कि वो कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं और वो महफूज हैं, कानून उनको नहीं पकड़ेगा। उस वजह से इस देश में न सिर्फ ये कि लड़कियां महफूज नहीं हैं, औरतें महफूज नहीं हैं, बुज़ुर्ग औरतें महफूज नहीं हैं, बल्कि मर्द भी महफूज नहीं हैं, बच्चे भी महफूज नहीं हैं, बुज़ुर्ग मर्द भी महफूज नहीं हैं। और क्राइम का जो कल्चर है वो उसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह सियासत इस्तेमाल कर रही है। सियासत को ये लगता है कि रेप को एक पॉलिटिकल टूल की तरह डराने के लिए या किसी ख़ास पहचान की तजलील करने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे तो ये उन तक नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। रेपिस्ट होता है। जब हौसले खुल जाते हैं तो फिर वो ये नहीं देखता है कि वो उसके सामने जो शिकार है उसकी पहचान क्या है, और समाज में यही हो रहा है। तो हम लोगों को अपनी सिलेक्टिव सेंसिटिविटी से बाहर निकल करके इसकी मांग करनी चाहिए कि समाज में क्राइम रुके, लिंचिंग्स होती रहें, मारपीट होती रहे, दिन दहाड़े हत्याएं होती रहें, चाकूबाजी होती रहे, लूट होती रहे और सिर्फ औरतें सुरक्षित हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जब सब सुरक्षित होंगे तो औरतें भी सुरक्षित होंगी। जब सबके लिए जराइम ख़त्म किए जाएंगे तो ख़वातीन के लिए भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसके अलावा और कोई तरीक़ा नहीं है। देखिए, एक किसी बड़े फ़िलासफ़र का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम, यानी कि जो ला खुदा हैं उनका निज़ाम चल सकता है, लेकिन जो नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है, वो नहीं चल सकता। रूल ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये दोनों बहुत बुनियादी बातें हैं। हम सब ये दोनों फ़िक्रे जानते हैं, लेकिन इनको अमल दरामद करने में जो कमी है, अब उस पर आना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसे ख़ित्ते हैं जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ दूसरी तरह के निज़ाम हैं और वहाँ कभी इलेक्शन भी नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वहाँ कानून का निज़ाम है और कानून की बालादस्ती है, इस वजह से वहाँ जराइम इस तरह के नहीं होते हैं, और जराइम करने वालों को ये पता होता है कि कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो जुल्म का निज़ाम और नाइंसाफ़ी का निज़ाम कहीं नहीं चल सकता। आप कितना भी उसको हर 5 साल में इलेक्शन से ढक लें, कितना भी ये कहें कि ये तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन ये खोखली डेमोक्रेसी है, ये निज़ाम नहीं चलेगा। मौजूदा वक्त में सबसे ज़्यादा जो फ़िक्र का मौजू है वो यही है कि बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, वो महफूज नहीं हैं। अभी जिस तरीके के ये वाक़यात सामने आए, कई बच्चियों ने अपनी नौकरी छोड़ करके घर में बैठ कर के जो है अपने आप को महफूज समझा, और वो समझ रही हैं। लगातार घर वाले जो हैं उनके वो भी प्रेशर डाल रहे हैं कि अब हम अपनी बच्चियों को जो है जॉब पर नहीं बेचेंगे। एक तरफ तो कोशिश ये की जाती है समाजी तंजीमों की तरफ से भी और तमाम सरकारों की तरफ से भी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और वो आधी आबादी जो है वो देश के मुस्तकबिल में काम करें। लेकिन जब इस तरीके के हालात सामने आते हैं तो एक ख़वातीन होने के नाते आप उस पूरे नज़रिए को किस तरह देखती हैं? देखिए, पिछले 7-8 सालों में मुल्क में औरतों को लेकर के सियासत बहुत आगे बढ़ी है। इसमें हमने ये 3 तलाक़ वाले मामले में भी ये देखा था कि मुसलमान औरतों का सहारा लेकर के मुसलमान मर्दों के साथ जिस तरह का कानून लाया गया था, हालांकि हम चाहते थे 3 तलाक़ ख़त्म हो, और ये अच्छी बात है कि वो एक गलत चीज़ थी, बिदअत थी, वो ख़त्म हुई। बिदअत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन लगातार आप ये देखिए कि हिंदू लड़कियों के लिए जिस तरह की तंबियाँ लगाई जा रही हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों को रोका जा रहा है, तो और रेप को एक पॉलिटिकल टूल की तरह बदला लेने के लिए, एक ख़ास ज़ात से या ख़ास मज़हब से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया गया। कठुआ का हो, चाहे वो कहीं और का हो, चाहे दलित लड़कियों का रेप हो, ये लगातार देखिए, सावरकर ने अपनी किताब में ये लिखा भी है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये उनकी सोच की बुनियादों का हिस्सा है, और इसमें जैसे जैसे वो सोच मजबूत होती जाएगी, रेप को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा। जहाँ तक औरतों का सवाल है, इसमें एक चीज़ मुझे और ये कहनी है कि हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस देश में अभी रियासत नाकाम रही है हर इंसान को स्कूल भेजने में। बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान जो कभी स्कूल नहीं गए, जिनकी किसी भी तरह की अच्छे बुरे की तरबियत नहीं हुई, जो कानून भी नहीं जानते हैं, उन सब के हाथ में स्मार्टफ़ोन आ गया है, और उसमें स्मार्टफ़ोन में जो कुछ वो देख रहे हैं, जो रिसर्च है वो ये कहती है कि बाकी जो कुछ देखा जाता है, सर्च किया जाता है गूगल पे,
फेसबुक पे, टिकटॉक पे, उन सब को मिला लिया जाए तो भी उससे ज़्यादा पोर्न सर्च किया जाता है। और ये जो एक अनलिमिटेड गंदगी हर एक के जहन में उंडेली जा रही है, उसका भी एक असर है कि जो लोग कभी स्कूल नहीं गए, जो कभी जिनकी तरबियत नहीं हुई, अच्छा बुरा नहीं जानते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि वो जो देख रहे हैं वो किस तरह का जहर है जो उनके जहन में डाला गया है। और औरत की जो अहमियत है वो एक चीज़ और एक सामान, एक अशिया के तौर पे बची है, जिसको हम ऑब्जेक्टिफाइंग कहते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन का जो बात है वो पोर्न ने हमें ला करके सामने रखी है कि ये कितना ख़तरनाक है। तो इस पर भी समाज को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बिना तरबियत याफ्ता, बिना तालीम याफ्ता लोग जो शिकार हो रहे हैं इस इंडस्ट्री का, उनको कैसे रोका जाए, कैसे हम रोकें अपने माशरे में इसको। टेक्नोलॉजी से रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। लिबरलिज़म का जो तकाज़ा है कि नहीं सबके लिए सब कुछ होना चाहिए, मुझे लगता है कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये मुनासिब नहीं है ऐसे समाज के लिए। क्योंकि एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी डेमोक्रेसी के हवाले से पंडित नेहरू से, कि आप कच्चे फल तोड़ रहे हैं, यानी वक्त से पहले कोई चीज़ हासिल करने की जब कोशिश होती है। तो टेक्नोलॉजी का जो प्रसार है वो जिस तरह से हुआ है निर्बाध, बिना रोक टोक के, उस पर भी समाज को सोचना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। 2012 में निर्भया कांड जब सामने आया, पूरा मुल्क एक साथ एक आवाज़ में जो है इंसाफ की मांग कर रहा था। सियासत की जब आपने बात की तो उसी में कुछ सियासी पार्टियां भी जो वजूद में आईं, फ़ंड बनाने के लिए बहुत सी तंजीमें बनी, ये सब, लेकिन ज़मीनी सतह पर उसके बाद कुछ काम होता हुआ नज़र नहीं आया। अगर होता तो शायद इस तरीके के वाक़ये नहीं आते सामने। आप क्या समझती हैं इस चीज़ को? देखिए, कानून बनाने से तो कुछ नहीं होता है। एक तो ये कि निर्भया फ़ंड जो था वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ साल दर साल, और उसके बाद उसमें कट आने लगा। क्योंकि जो इच्छा शक्ति जिसे हम कहते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है, निज़ाम क्या करना चाहता है, क्योंकि वो फ़ंड बना है, उसके फ़ौरन बाद सरकार बदल गई और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि उसके बाद कठुआ हुआ, उसके बाद उन्नाव हुआ, उसके बाद हाथरस हुआ, उसके बाद दिल्ली और मुंबई हो रहा है। तो सरकारों का रुझान तो है नहीं इस तरफ। मुझे ये लगता है कि कानून बना देना और उसका नाफिज ना होना, उसका लागू ना होना, उस पर एक्शन ना होना, ये जो खाई है इसको कैसे पाटा जाए। अगर महिला आयोग खामोश रहता है, किसी ख़ास पहचान के साथ अगर रेप होता है तो उसके ऊपर, आप देखिए हाथरस जब हुआ हम कहते रहे कि महिला आयोग कहाँ है। अब तो आप ये देखिए महिला आयोग बोलता ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलता ही नहीं है, जैसे ये कमीशन अब है ही नहीं। तो हमारे यहाँ जिस तरह से इदारों को मस्क किया गया है, उन्हें ख़त्म किया गया या उनकी रीढ़ की हड्डी ख़त्म कर दी गई है, ये एक बहुत फ़िक्र की बात है। क्योंकि यही तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं डेमोक्रेसी में। तो ये सवाल रियासत से करना चाहिए, स्टेट से करना चाहिए कि आप एक शहरी को, बुनियादी बात ये देखिए, हम टैक्स भी देते हैं, हर इंसान टैक्स देता है, चाहे वो भिखारी हो वो भी टैक्स देता है, चाहे वो बेरोज़गार हो वो भी टैक्स देता है। हम सब जो टैक्स देते हैं और जो हमने आपको अपनी आज़ादियाँ आपके हवाले कर दी हैं कि आप हमारे ख़िलाफ़ कानून बना सकते हैं, आप हम पर कोई भी तंबी लगा सकते हैं, आप पुलिस को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे ही टैक्स पेयर के पैसे से पुलिस बना करके खड़ी की गई हमारे ही ख़िलाफ़। आप एहतजाज करने जाइए तो वो सारी आंसू गैस और वाटर कैनन और पैलेट गन्स और स्टर्न गन्स, ये सब हम नागरिकों पर ही चलती हैं जब हम अपना हक़ मांगते हैं, हमारे पैसे से चलती हैं। हमने स्टेट को इतना सब कुछ इसलिए दिया कि वो हमें बुनियादी हिफाजत दे दे, शिक्षा दे दे, स्वास्थ्य दे दे, और बाकी तो इंसान अपनी मेहनत से, इस देश का युवा मेहनत कश है, इंसान मेहनत कश है, वो कर लेगा। लेकिन जब रियासत ये भी नहीं कर पा रही है, स्टेट इसमें फेल हो गया है, तो हमारा जो बुनियादी रिश्ता है स्टेट से वो टूट रहा है। हम आपके लिए आपकी किसी भी टैक्स को मना नहीं कर सकते, ना हमारे पास कोई तरीका नहीं मना करने का। आप जो भी चाहते हैं हमसे ले लेते हैं ज़बरदस्ती। हमारी सारी आज़ादियाँ 144 आपने हमारे लिए बनाई, यूएपीए हमारे लिए बनाई, और आपने इतनी बड़ी बड़ी एनआईए जैसी एजेंसीज आप आम शहरियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आम शहरी को बुनियादी चीज़ नहीं दे रहे हैं जो है हिफाजत। तो ये जो रिश्ता टूट रहा है शहरी का अपने स्टेट के साथ में, ये एक भयानक बात है। और ऐसी डेमोक्रेसी का क्या करें जिसका गूदा तो निकाल लिया गया है, छिलका छिलका बचा है और उससे हमें बहलाया जा रहा है।
तो अब तो सरकारों को ये शर्म ही नहीं आती, इतने बड़े बड़े घिनौने कांड हो जाते हैं, कोई नेता नहीं कहता है कि कुछ बुरा हुआ या हम इसमें कार्रवाई करेंगे। हमें याद है कि जिस वक्त निर्भया हुआ था उस वक्त शीला दीक्षित, सोनिया गांधी, पीएम मनमोहन सिंह, कौन था जो नहीं बोल रहा था और कौन था जो सड़क पर आकर के हमसे बात नहीं कर रहा था जब हम एहतिजाज कर रहे थे। अब तो किसी में हिम्मत ही नहीं है और लोगों ने भी जैसे ये उम्मीद करना छोड़ दिया है कि हमारी क़यादत हमसे इस बारे में कोई बात करेगी या वो हमें किसी तरह का ज़बानी इंश्योरेंस देगी कि नहीं इसमें कार्रवाई होगी। तो हमारा रिश्ता हमारे स्टेट के साथ खटाई में पड़ गया है और ये किसी भी स्टेट के लिए ये भयानक स्थिति है, क्योंकि जिस दिन ये एहसास आवाम में पैदा हो गया कि हमारा राष्ट्र राज्य हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ हमसे ले रहा है और कुछ चुनिंदा लोगों की झोली भर रहा है, सब कुछ सिमट के एक तरफ जा रहा है, तो उससे जो बेचैनी पैदा होती है आवाम में वो भयानक होगी। आपने इसमें बहुत अहम बात कही कि हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं हुकूमत में जो हैं वो अब कुछ नहीं बोल रहे। 2012 में तो उन्होंने काफ़ी सवाल किए और वो पब्लिक से बात भी कर रहे थे जो उस वक्त मौजूदा सरकार थी। लोग एहतिजाज कर रहे हैं। राबिया वाले मामले में हमने देखा जब ख़बर सामने आई तो ट्रेंड चला जस्टिस फॉर राबिया का, लगातार एक हफ्ते तक कैंडल मार्च हुए, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अब हाल ये है कि उसके वालिद खुद अकेले बैठे हुए हैं और वो गुहार लगा रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए मुझे हक दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं। तो समाजी जो तंजीमें हैं या जो माशरे के लोग हैं, जो क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है, ख़वातीन हो या बच्चियां हो या बेटियां हो, इसमें किसी भी जाति धर्म विशेष को नहीं देखा जाता, बेटी तो बेटी है। तो अगर ऐसे में भी लोग खामोश रहते हैं तो फिर इसमें समाजी लोगों की या जो लोग हैं, समाज है पूरा, वो कितना जिम्मेदार रहता है? देखिए, जहाँ तक समाजी तंजीमों का सवाल है, पिछले 8-10 साल में या कह लें ख़ासकर 7 साल में समाजी तंजीमें भी बहुत कमज़ोर कर दी गई हैं। उनको कई तरह से उनको जकड़ा गया है, उनको रोका गया है उनकी कारकर्दगी से, और उनके फ़ंड्स को और उनके जो कारकुन हैं उनको कई तरह के क़ानूनी मामलों में उलझाया गया है। तो ये भी सरकार का एक तरीक़ा है, क्योंकि ये समाजी तंजीमें ही खड़ी होकर के बात करती थी। आज आप देख लीजिए भीमा कोरेगांव में कितने साल से लोग अंदर हैं। आज आप देखिए जो दिल्ली का दंगा हुआ उसमें बेवजह कितने लोगों को, खासकर उमर खालिद जैसे लोग जो समझ रखते थे और साफ कहना जानते थे, उन जैसे लोगों को आज 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। उन सबको झूठे आरोपों में अंदर करके रखा हुआ है और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। तो जो समाज में को डिस्करेज करने के लिए कि वो उठ के खड़ा ना हो, उसके लिए सरकार ने लगातार काम किया है। और ये हमेशा वो लोग जो खड़े होते हैं किसी एक मुद्दे पर, उनको ये पता होता हो सकता है अगली बार हम ही मुद्दा हो, कोई हमारे लिए लड़ने के लिए खड़ा हो और हम मंजर आम से गायब कर दिए जाएं, मार दिए जाएं या अंदर कर दिए जाएं या किसी भी चीज़ में फंसा दिए जाएं। तो समाज के लोगों में जागरूकता में कमी नहीं आई है, लेकिन वो जागरूकता जो है वो हताशा, निराशा, नाउमीदी में बदलती जा रही है, उदासी में बदलती जा रही है, और लोगों को ये लगता है कि हम कुछ भी कर लेंगे। देखिए, प्रोटेस्ट जो है ना, वो एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है। आप प्रोटेस्ट करें और उसके जवाब में कोई निकल के आए। हमने किसान का प्रोटेस्ट देखा, कितने मर गए, और आज तक हमारे बड़े लोगों ने, बड़े रहनुमाओं ने एक ट्वीट नहीं किया है उनके अफसोस में। तो ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं हैं, लेकिन वो ये एहसास कराना चाहते हैं कि तुम बेवकत लोग हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है और हम जैसा चाहेंगे वैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये एहसास कराना घृष्टता के साथ में, ये एहसास कराना कि आवाम की अब कोई हैसियत और औकात नहीं बची है, ये लगातार हो रहा है। तो समाजी कारकुनों का जो सवाल है, वो सरकार ने उनके साथ जो रेसिप्रोकल रिश्ता था, जो हमें निर्भया के वक्त में दिख रहा था, जो हमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के टाइम में दिख रहा था। आपको याद है मंत्री आते थे, बड़े बड़े सारे मंत्री आते थे, बात करते थे बाबा रामदेव से और वो बाबा से जो अनशन पे अन्ना हज़ारे से और बाकी लोगों से बात करते थे, और ये लोग नखरे करते थे, वो उनके नखरे उठाते थे। ये एक रेसिप्रोकल रिश्ता था, ये खूबसूरत रिश्ता था कि हम आपका विरोध कर रहे हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से और आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप भाड़ में जाएं, हमें आपसे मतलब नहीं है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सरकार ने लगातार ये एहसास कराया है कि आंदोलन, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक जो संघर्षरत लोग हैं, हम उनके साथ
जेल से उनको ट्रीट करेंगे, हम उन्हें गोली से ट्रीट करेंगे, या हम उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे। और इस वजह से ये जो नागरिकों का जो आंदोलन है वो किसी भी मुद्दे पर हो, वो उसमें एक उदासी आई है। क्या रास्ता फिर लोगों के पास बचता है? समाजी लोग जो हैं, अवाम, वो किस तरफ जाए? फिर वो क्या रास्ता अपनाए? देखिए, ये सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है, हमें पता है किसके पास दौलत जमा हो रही है। हम जानते हैं कि एक तरफ भूखों की तादाद बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बिलियनर्स की तादाद बढ़ रही है, और जो ऑलरेडी बिलियनर्स थे उनके वेल्थ में और उनके असासे में कितना इजाफा हुआ है। हमें पता है हमारे दुश्मन कौन है, और हमें पता है उनके ये जो मैनेजर्स हैं जो आज सत्ता में हैं, वो सिर्फ उनके मैनेजर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। उन्होंने उनको बचाने के लिए हमसे, आवाम से उन लोगों को बचाने के लिए एक फ़ौज पुलिस की खड़ी की है, NIA जैसी एजेंसी, स्पेशल सेल और इस तरह के इदारे खड़े किए हैं। जिस दिन हम उनके मैनेजर्स से लड़ने के बजाय हम उनसे सवाल करने लगेंगे और उनको ये लगेगा कि अपनी जिन पीढ़ियों के लिए वो ये सब सुरक्षित कर रहे हैं वो पीढ़ियाँ भी असुरक्षित हो सकती हैं, उस दिन फ़र्क पड़ेगा। तो हमें अपना रुख पूंजीपतियों के मैनेजर्स से हटा करके पूंजीपतियों की तरफ ले जाना चाहिए। बात होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें, जो सारा असासा इस देश का रिसोर्स जो है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल संसाधन हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, सब कुछ एक तरफ जब सिमट गया है तो उस संसाधनों का जो जमा है उसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर 2-3 इंडस्ट्रीज़ का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो उनको ये समझ में आएगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जमा करने की जो अनलिमिटेड एक कैफियत बनी हुई है कि आप कितना भी चाहें इस देश के संसाधनों का दोहन करके जमा कर सकते हैं, और उसको बनाए रखने के लिए सरकारें जो हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, वो हिंदू मुसलमान करेंगे, वो जाति करेंगे, वो धर्म करेंगे, वो अपराध को बढ़ाएंगे, जिसमें हम अपराध के ऊपर चर्चा करते रहें, तो वो उनको ही समझ में आएगा कि ये अनसेफ सोसाइटी है उनके लिए भी। अभी तक हमारे सभी कॉरपोरेट हाउसेस जो इस दौर में भी, जो कोविड के दौर में भी जो बहुत आगे बढ़े हैं, और जो हमारे अस्पताल, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस, हर चीज़ ख़रीदते चले जा रहे हैं, हर चीज़ पर वो मालिकाना हक बना रहे हैं, जबकि वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से बना था। तो सवाल ये है कि इन मालिकों से सवाल होना चाहिए जो इस देश के असली मालिक हैं। मैनेजर्स से बात करके अब ज़्यादा कुछ नहीं निकलेगा नहीं, मैनेजर्स तो मालिक के लिए ही काम करता है। ये तो जाहिर सी बात है, जब उनसे सवाल किया जाएगा तो जवाब तो जो मिलेगा वो सबके सामने ही है, लेकिन जो जिनको सवाल करना चाहिए वो खुद उनके जो है इशारे पर चल रहे हैं, नेशनल मीडिया का जिस तरीके से जिक्र किया जाता है। लेकिन मैं आपसे अब आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, ख़वातीनों को लेकर के ही, वो अपने बच्चों को क्या तरबियत दें जो वो इन सारे मामलों से अलग हट कर के रहें। मैंने एक सवाल किया था एक ख़वातीन से, उन्होंने कहा था अब तरबियत बच्चियों की नहीं लड़कों की करने की ज़रूरत है। कितना अहम मानती हैं आप इस चीज़ को? पिछले 10-15 साल से फेमिनिस्ट और जेंडर स्टडीज़ का जो पूरा वो है, उसमें इस पर बात हो रही है और इसका फ़र्क आया है। हमने बहुत हसास, बहुत सेंसिटिव नवयुवकों को देखा है अपने समाज में, और वो आगे बढ़ के आए हैं ख़वातीन के मसलों पर, वो साथ खड़े हुए हैं। 3 तलाक़ ख़त्म होना चाहिए, इसके ऊपर मुसलमान युवा साथ खड़े थे हमारे। इस देश में लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल बने, उसमें निर्भया में भी इस देश के मर्द साथ खड़े थे हमारे। और भी आप जब भी कोई इस तरह का मौका देखते हैं तो मर्द ही ज़्यादा आगे बढ़ के वो कर रहे होते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि जो अपराध करने वाला तबका है वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, और उसमें उस तक जो है, जिसको सभी समाज कहते हैं, उसकी पहुंच भी कई बार कम है। तो वो उसको जहर से भर दिया गया है, उसका मानस बदल दिया गया है। ऐसा मानस वो अपने आप में एक सेल्फ ट्रिगर्ड बॉम्ब की तरह काम कर रहा है। वो आप ये देखिए कि जो मोहसिन का जो कत्ल हुआ था पुणे में, वो इस बात पे हुआ था कि वो मुसलमान है, सिर्फ इस बात पे हुआ था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि जो मारने वाले हैं, हत्यारे हैं, वो ट्रिगर हो गए थे क्योंकि वो मुसलमान है। यानी आप किसी मुसलमान को देखें, आप ट्रिगर हो जाएं और आप उसके साथ उसको ख़त्म कर दें, उसका वायलेशन कर दें। तो
अगर ऐसा जनमानस बनाया गया है कि सेल्फ ट्रिगर मोड पे लोग हैं, तो उसके लिए बहुत मजबूत कानून व्यवस्था चाहिए और उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आज जो आप कर रहे हैं कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो ये जो बिन भय होए ना प्रीत वाली बात है, तो कानून का जो भय है वो होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर के इस तरह के अपराध करेंगे तो उनके साथ क्या हो सकता है। जो बहुत रसूखदार लोगों के जो अपराध हैं, जैसे सेंगर वाला मामला है, सेंगर हर आप उसका कैरेक्टर देखिए कि वो हर पार्टी में रहा, समाजवादी पार्टी में, बसपा में, भाजपा में, और उसका भाई है जिसने मर्डर किया था, फिर उसने मर्डर किया, फिर घर वालों को भी मार दिया, रेप के बाद मार दिया। ऐसे लोगों को पब्लिक लाइफ से ख़त्म करने का, उनकी पब्लिक लाइफ ख़त्म करने का, पब्लिक लाइफ का करियर ख़त्म करने का अगर इंतज़ाम नहीं होगा, आप ये देखिए ना, हमारे तो लॉ मेकर्स पोर्न देखते हैं बैठ के असेंबली में और पार्लियामेंट में, हमें पता है ना। फिर उसमें कितने ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके ऊपर धाराएं हैं, जो बाकायदा सज़ा याफ्ता हैं या जिनका नामजद रिपोर्ट है जघन्य अपराधों में। तो हीनियस क्राइम के ऑफेंडर्स जो हैं, अगर वो संसद में बैठेंगे कानून बनाने के लिए, तो ऐसी संसद कितना सीरियस होगी। तो बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है। औरतें ऑलरेडी क्योंकि जितनी जागरूकता बढ़ी है वो खुद बाहर निकल रही हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं उनको पता है कि उनके साथ क्या होता है, वो अपने बेटों को, भाइयों को बताती हैं, और इससे मिडिल क्लास युवाओं में एक रुझान है कि नहीं, हमें जैसे हम अपनी बहन के लिए चाहते हैं वैसे ही हमें दूसरे की बहन के लिए। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि इस देश में जो युवा हैं, खासकर मिडिल क्लास के, वो एक बिल्कुल लाखैरे और बेतरतीब लोग हैं और उन्हें वो एक प्रीडेटर्स हैं जो इज़्ज़त नहीं करते, ऐसा नहीं है। एक समाज ऐसा पैदा हुआ है जिसमें मर्द और औरतों के बड़े खुशगवार रिश्ते हैं, वो एक दूसरे की अहमियत को समझते हैं और एक दूसरे को सुरक्षा देना भी जानते हैं। तो लेकिन इस काम को आगे बढ़ाना होगा। बेहतर बेटे, बेहतर भाई हम घर में बना सकते हैं, और इस पर अब औरतों में एक कंसेंसस है, सब तरफ जागरूकता आई है। तो यकीनन ही जिस तरीके से जागरूकता तो आई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है ख़वातीनों की हिफाजत को लेकर के एक मुहिम चलाने की, जिसमें हम अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ बहनों को जो है महफूज रख सकें और उनको ये एहसास और महसूस करा सकें कि आप हिफाजत से हैं। आप घर से बाहर निकलिए उसी तरह जिस तरह आप रोज़ निकलती हैं, अपने कारोबार करिए जिस तरह आप कारोबार करती चली आ रही हैं। लेकिन ये वाकई गौर करने वाला मौजू है कि लोग कुछ दिन आवाज़ उठाते हैं लेकिन फिर खामोश हो जाते हैं। एक शाम टीवी की अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगती है और हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और एक शाम टीवी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें।